नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम जायजा लेने जा रहे हैं लोन मार्केट का। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, सीएफओ हैं अपना पैसा के। नमस्कार बलवंत साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और व्यूअर्स के लिए कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए लोन सेंट्रिक प्रश्न हो, होम लोन, कार लोन, पर्सनल एजुकेशनल लोन सेंट्रिक, तो आप हमें मेल और एसएमएस भेज सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई प्रश्न हो, ये ईमेल आईडी है जो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, और अगर एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो कर जरूर मेंशन करें मोबाइल के मैसेज बॉक्स में, और उसके बाद डिटेल्स 57575 पर भेज दें। तो आज लोन मार्केट का जब हम जायजा ले रहे हैं, पहला प्रश्न दिल्ली से है मेल के जरिए, जो दीपक जी ने भेजा है। इन्होंने सिबिल सेंट्रिक प्रश्न पूछा है, और सिबिल के बारे में इनकी जो क्वेरी आई स्क्रीन पर ले दें। इन्होंने मेंशन किया कि सिबिल में इनका नाम है, इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंगली वो डिफॉल्टर्स लिस्ट में है, और इन्होंने आगे प्रश्न में जानना चाहा कि उसको कैसे हटा सकते हैं। इंटरेस्टिंग है बलवंत साहब, ये मतलब जिस तरह से सिबिल में अगर इनका रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई है डिफॉल्टर्स लिस्ट में, तो वो तो रिफ्लेक्ट होगी ही और आगे भी होगी, लेकिन ये इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अगर आप इनको इन लाइंस पर समझा सकें, कैसे इसको सुधारा जा सकता है जो प्रॉब्लम है। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे दीपक जी का बता रहे हैं कि उनका नाम सिबिल के डिफॉल्टर के लिस्ट में है, तो उसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो ये होता है कि ये कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो वो जो लेंडर है वो पहले सिबिल को अप्रोच करेगा और वहाँ से इनकी रिपोर्ट मंगवाएगा। और चूंकि ये डिफॉल्टर है या उनका जो एडवर्स रिपोर्ट आ रही है सिबिल में, तो उनको लोन नहीं मिलेगा। और जहाँ तक प्रश्न है कि ये कैसे सुधारा जा सकता है, मैं एक सब व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सिबिल में जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो कम से कम 7 साल तक के लिए रहते हैं। तो कोई भी लेंडर जब डिटेल मंगवाएगा तो वो जो पुराने 7 साल की जो आपकी हिस्ट्री है वो लेंडर के पास में आ जाएगी। तो अगर आपको ये जो इसको पुनर्निर्माण करना है आपकी जो हिस्ट्री का, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो मेरा सुझाव रहेगा, 2 रास्ते हैं, या तो आप एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उसका समय पर भुगतान कर दीजिए जब ड्यू होता है, या फिर आप कोई सिक्योर्ड लोन जो आपके पास कोई टेंजिबल सिक्योरिटी है, जैसे अच्छी सरेंडर वैल्यू की इंश्योरेंस पॉलिसी है, शेयर्स है, यूनिट्स वगैरह है, एनएसए वगैरह है, तो आपके भले आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, फिर भी चूंकि आप टेंजिबल सिक्योरिटी दे रहे हैं लेंडर को, तो लेंडर आपको लोन दे देगा। और लोन को आप बाकायदा टाइम टू टाइम रेगुलरली सर्विस कर दीजिए, तो जिससे आपकी जो हिस्ट्री है वो करंट वाली हिस्ट्री आगे आ जाएगी और पुरानी हिस्ट्री पीछे चली जाएगी। तो इन ड्यू कोर्स ये पुनर्निर्माण हो जाएगा, पर यह बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब आप समझे कि आपने अभी क्रेडिट कार्ड ले लिया और 2-4-6 महीने में आपका क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट इंप्रूव हो जाएगा तो मुश्किल है। परंतु अगर आपको भविष्य में भी अगर लोन लेना ही है तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव करने का। जी, तो ये की प्रक्रिया है जो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो इस तरह से आप इसको इंप्रूव करने के लिए आगे मूव कर सकते हैं। ये डिटेल्स को स्क्रीन पर हम रन कर रहे हैं, और न केवल जिस बैंक के साथ आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन दूसरे लेंडर्स भी आपको आगे बैंकिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार का लोन लेने में काफी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरह से आप इसको लेकर आगे मूव करें। और बलवंत साहब, इंडिविजुअल्स अपना सिबिल स्कोर खुद भी मंगवा सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस रहता है। अगर आप उसको भी ब्रीफ टच कर सकें, फिर हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव करते हैं। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि सिबिल से आप क्रेडिट स्कोर मंगवा सकते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, 470 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। और 5 प्रश्न है जो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें से अगर आप 3 का जवाब सही से दे पाते हैं तो 2-3 दिन में आपकी ईमेल में आ जाएगा। और अगर आपको सिर्फ क्रेडिट रिपोर्ट ही मंगवानी, क्रेडिट स्कोर नहीं मंगवाना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट करके क्रेडिट ब्यूरो का सिबिल का जो एड्रेस है वहां पे जो डॉक्यूमेंट है, आपके एड्रेस का डॉक्यूमेंट और आपकी आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट है, वो भेज दीजिए। तो आपको 15 दिन में आपके पोस्टल एड्रेस पे आपकी क्रेडिट जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से सुरेंद्र साहब का है, लाइन पर मौजूद है, और आपने जानना चाहा है आप कार लोन सेंट्रिक आपका सवाल, और आपने इसमें मेंशन किया है कि आप जो देख रहे हैं लोन अराउंड अबाउट 5 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है। आप प्लीज बताइए, इससे पहले आपने कभी कोई लोन लिया है सुरेंद्र साहब? बहुत लोन लिए हुए हैं जी पहले, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ओके। और मैं इससे आपसे ये जानना चाहता हूँ। जी बताइए प्लीज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने से कहीं कोई फायदा होता है? कोई बैंक वाला कोई हमारे साथ नेगोशिएट तो करता नहीं, जबकि हम पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। के करीब पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉई हैं, 1.25 लाख रुपए मंथली इनकम है, और
50% ऑफ द कॉस्ट है ये जो 5 लाख है। और आपने जो मेंशन किया है कार लोन का स्पेस में, आप अगर आप मूव करते हैं जो ऑफर्स हैं उसमें बार्गेन करनी भी चाहिए, होता भी है, और अगर नेगोशिएट किस तरह से इसको करें, बलवंत साहब बताएं। इन्होंने अपना इंडिविजुअल प्रोफाइल थोड़ा सा ब्रीफ बताया है। जो कुछ ऑफर किया जाता है उसमें भी स्कोप रहता है, मतलब नेगोशिएट करें और हार्ड नेगोशिएट करें, उसमें कई फ्रंट्स पर, रेट पर भी और साथ में एडिशनल जो और फैसिलिटीज रहती हैं। आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे और कैसे इसको लेकर आगे मूव करें? सुरेंद्र जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो लेंडर भी मोर देन विलिंग होगा आपको लोन देने के लिए। तो जो नॉर्मली बैंक्स की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बैंड होती है, एक रेंज होती है, तो उस रेंज में अगर बहुत अच्छा बोरोर है तो आपको जो बॉटम की रेट है वो बॉटम की रेट मिल जाएगी, पर आपको बैंक से बार्गेन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अच्छी रेट मिल जाएगी। और बाकी चीज में जैसे आपको बार्गेन जो कार डीलर है उसके साथ अगर बार्गेन करना है तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप प्राइस पे ही बार्गेन करिए। जो फ्री एसेसरी वगैरह जो देते हैं उस पर बार्गेन मत करिए, उनको जो प्राइस है फाइनल प्राइस पे बार्गेन करिए। और इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस खुद अरेंज कर सकते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा इंश्योरेंस भी सस्ता मिल जाएगा बाहर से, क्योंकि उसमें जो डीलर का कमीशन है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका कंसेशन दे सकती है। अच्छा बलवंत साहब, जहां इनका सैलरी अकाउंट है उसके अलावा भी कई सारे ऑफर्स मार्केट में हैं। पीछे जैसे हमने देखा फेस्टिव सीजन में काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी आए थे। आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे जब मूव करें, मतलब 2-3 ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लें और फिर उसमें नेगोशिएट करें, मतलब ये डील को क्लिक करते समय किन और पहलुओं को देखें? और इसमें खास इंपॉर्टेंट हम देखते हैं प्रीपेमेंट चार्ज भी काफी इसमें हैवी रहता है। मतलब क्या आप इनके लिए चेकलिस्ट रखना चाहेंगे ताकि एक अच्छी डील क्लिक कर सकें? ये सौरभ जी आपने सही बताया। जो प्रीपेमेंट का नॉर्मली क्या होता है, लोग कार खरीदते हैं तभी तो सब जितना लंबी अवधि का लोन मिलता है उतनी लंबी अवधि का लोन ले लेते हैं, परंतु कार से ऊब जाते हैं तो 2 या 3 साल में वो कार बेच देते हैं, तो उनको अल्टीमेटली जो कार लोन है वो भी रीपेमेंट करना पड़ता है। तो नॉर्मली सब लेंडर्स हैं वो प्रीपेमेंट पेनल्टी लगाते हैं, और वो प्रीपेमेंट पेनल्टी भी जो 5 से 10% के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक तो मेरे जानकारी के हिसाब से पक्का लगाती है। तो आप जब भी लोन ले तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने टेन्योर का लोन लेना है। और जैसे स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक की फ्लोटिंग रेट का लोन है और प्रोसेसिंग फीस भी कम है, और इसके अलावा उनकी प्रीपेमेंट पेनल्टी भी नहीं है। तो मेरा सुझाव रहेगा आप सबसे पहले स्टेट बैंक को अप्रोच करिए, और अगर आपको स्टेट बैंक से लोन मिल जाता है, उनकी जो रेट है वो भी 10.75 है, वो भी रिलेटिवली इस फील्ड में कम्पिटिटिव है, तो आप स्टेट बैंक को अप्रोच करिए। और ये प्रीपेमेंट पेनल्टी का आप पक्का से ध्यान रखिएगा जब भी आप लोन का टेन्योर डिसाइड करते हैं। ये कुछ ऑफर्स जो इस समय स्क्रीन पर हैं, सुरेंद्र साहब आपके लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अप्रोच करें और ऑल द बेस्ट। आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। इसके बाद जो अगली क्वेरी है ये जॉइंट लोन पर है, और ये सवाल है चंडीगढ़ से मनीष गुप्ता साहब की तरफ से। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। इन्होंने मेंशन किया है ये प्लॉट के लिए इनफैक्ट लोन के लिए देख रहे हैं। आप प्लीज बताइए, आप लाइन पर हैं और आपने इसमें जॉइंट लोन का मेंशन किया। आपने किसी लेंडर को अप्रोच किया अभी तक? मतलब आपने जो बताया ब्रदर के साथ लेना चाह रहे हैं, वो भी ये प्लॉट के लिए लेना चाह रहे हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं, क्या प्लान है पूरा, आप बताइए मनीष जी। देखिए, मैं चंडीगढ़ के आसपास कोई प्लॉट देख रहा था, मैं ज्वाइंट लोन के लिए, होम लोन के लिए, तो बैंक के पास जा रहा हूँ तो फ्लैट के लिए तो लोन अवेलेबल कर रहे हैं, लेकिन प्लॉट्स के लिए बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा रहता है उनका। बिल्कुल सही प्लॉट के लिए भी मतलब क्या है, क्योंकि हमारा क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्या कोई बैंक हमको उस बेसिस पे ज्वाइंट लोन दे सकते हैं प्लॉट के लिए? बाद में हाउस कंस्ट्रक्शन करना है वहां पर। ओके, यानी कॉम्पोजिट लोन प्लॉट के लिए भी, एंड उस पर फिर एडिशनल आप कंस्ट्रक्शन भी करना चाह रहे हैं। और आपने इसे खुद ही, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन भी होगा उसके ऊपर, सेल्फ कंस्ट्रक्शन जैसे आपने बताया, तो वो कंपोजिट लोन की कैटेगरी में फॉल करेगा। बलवंत साहब, इन्होंने जैसे खुद ही बताया और इनका फीडबैक इन्होंने पाया स्ट्रिंजेंट है इसमें नॉर्म्स कंपेयर टू होम लोन्स। प्लॉट लोन में आसानी से इतना इजीली क्लिक नहीं होता है, उसमें काफी और फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। और एक और सेकेंडरी इसमें हम देख रहे हैं पहलू, ये जॉइंट लोन, और वो भी ब्रदर के साथ कह रहे हैं। आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे? उसमें थोड़ा और विकल्प सीमित हो जाते हैं और टफ हो जाता है, आप कैसे इनको राय देते हैं? देखिए मनीष जी, अगर आपको प्योर प्लॉट लोन लेना है तो बहुत कम लेंडर देते हैं, और उसमें भी क्या है कि जैसे आपका डाउन पेमेंट ज़्यादा रहता है, तो जो टेन्योर है वो भी कम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1-2% के आसपास ज़्यादा रहता है। परंतु जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप कोई भी बैंक को अप्रोच करिए और उनको बोलिए मुझे कंपोजिट लोन चाहिए, जिसमें आपकी जो प्लॉट की कॉस्ट है और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो दोनों इंक्लूड हो जाएगी, और वो जो होम लोन है उसकी पैरिटी पे ही गिना जाता है। तो वैसे सब बैंक नहीं देती है, पर मेरी
मेरी जानकारी में HDFC और ICICI बैंक है वो कंपोजिट लोन देती है। जो दूसरा भाग है प्रश्न का कि वो ब्रदर को एज ए जॉइंट बोरोअर ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो हर एक बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक्स वैसे रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब हर एक जो लेंडर है वो ब्रदर्स को एज अ को बोरोअर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो ये तो आपका जो लेंडर है जिसको अप्रोच करता है आप उनसे बात करिए, और यो लेंडर भी केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करता है कि वो ब्रदर को एक्सेप्ट करेंगे एज अ को बोरोअर या नहीं करेंगे। राइट, हम ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन चलते चलते एक अगर आप ब्रीफ में ये भी इनको टच कर सकें, क्योंकि ये प्लॉट की बात करें, कंपोजिट लोन ले लेते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन टाइमली नहीं करते हैं। अगर इनका क्लिक हो जाता है इन दैट केस वो भी उसमें भी आपको उसी टाइम फ्रेम में जो आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करनी होगी बलवंत साहब, अदरवाइज उसको लेकर भी पेनल्टीज हैं। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि आपने अगर बैंक को कुछ प्रॉमिस किया है कि मैं ये प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कोई रीजनेबल पीरियड में जो भी आपने पीरियड कमिट किया है उसमें करूंगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक के अधिकार क्षेत्र में है कि वो बैंक आपसे पूरा लोन का पैसा वापस मांग लेवे। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप जो रियलिस्टिक टाइम हो आपका कंस्ट्रक्शन शुरू करने का वही बैंक को बताइए, जिससे बैंक को भी ये डिसीजन लेने में सहूलियत रहेगी कि बैंक आपको वो कंपोजिट लोन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। जी, इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज बातचीत हो रही है लोन मार्केट पर, हम जल्दी लौटते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर, और आज शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। अगला प्रश्न अब हम इंक्लूड करते हैं। ये सवाल जो हम ले रहे हैं ये छत्तीसगढ़ से है, और ये प्रश्न वीरेंद्र जी ने भेजा है, ये SMS के जरिए भी आया। इन्होंने मेंशन किया पर्सनल लोन सेंट्रिक ये इनकी क्वेरी है, लेकिन बलवंत साहब इसमें इन्होंने जो अपना सैलरी स्ट्रक्चर दिया है 8,000 का, आपको लगता है वैसे ही पर्सनल लोन सेगमेंट में और इस ब्रैकेट में जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, इन दैट केस थोड़ा ये इनके लिए पर्सनल लोन मिलना मुश्किल हो सकता है? सौरभ जी, ऐसा है नॉर्मली जो लेंडर्स हैं वो पर्सनल लोन बहुत सिलेक्टिवली देते हैं, और वो जो आपके जो एम्प्लॉयर है उसकी कैटेगराइजेशन के बेसिस पे अगर रेप्यूटेड कंपनी है तो आपकी मिलने की संभावना ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो आपका जो सैलरी है वो भी कंसीडर करेंगे। जैसे इनका आप बता रहे हैं कि उनका सैलरी ही 8,000 रुपये का है, तो 8,000 रुपये की सैलरी के हिसाब से अगर भले ही आप बहुत अच्छी कंपनी में भी काम कर रहे हो तो पर्सनल लोन मिलने की गुंजाइश नहीं है। परंतु अल्टरनेटिवली आप अगर आपके पास कोई टेंजिबल सिक्योरिटी देने को हो या गोल्ड वगैरह रखने को हो तो आप गोल्ड लोन वगैरह या दूसरा सिक्योर्ड लोन लेने का ऑप्शन इवेल्युएट कर सकते हैं, परंतु पर्सनल लोन तो 8,000 की सैलरी में मिलना मेरे हिसाब से एकदम मुश्किल है। जी, तो इस तरह से आप के लिए राय है, स्पेसिफिकली आपने जैसे जानना चाहा पर्सनल लोन सेगमेंट में। आइए हम अगला सवाल इंक्लूड करते हैं। ये प्रश्न अफजल से है, और इन्होंने क्रेडिट कार्ड की लिमिट के बारे में जानना चाहा। इन्होंने मेंशन कि इनका क्रेडिट कार्ड एक रनिंग है और ये उसकी लिमिट जो है वो एनहांस कराना चाह रहे हैं। उसके बारे में इन्होंने अपना कुछ डिटेल्स मेंशन किए हैं, इनकी सैलरी और इनकी जो प्रेजेंट लिमिट है। अब बलवंत साहब अगर ये चाहते हैं तो ये अपना ये प्रोसेस को मूव कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेंडर से, लेकिन जो बैंक है, जो लेंडर है, वो क्या क्या इसमें चेक करेगा? इसमें कई सारे फैक्टर्स होंगे जिनको देखकर वो आगे उस पर कॉल लेंगे। अफजल साहब इस समय लाइन पर मौजूद भी हैं, एक बार इनसे बात भी कर लेते हैं। अफजल साहब बताइए, आपने लेंडर को अप्रोच किया जहां से आपने लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, आपने उनसे संपर्क किया? सर हम 3 साल से यूज कर रहे हैं सर, उसको फोन भी कर रहे हैं, बोला कॉपी भेजिए ITR का कॉपी भेजे, कार्ड का कॉपी भेजे, कोई रिस्पॉन्स नहीं बोला। 3 साल से मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ सर। आप इसका समय से पेमेंट्स करते हैं जो यूज करते हैं? पेमेंट कर रहा हूँ सर, पेमेंट कर रहा हूँ, तभी तो मेरा कार्ड चालू है। 3 साल से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? जी सर, कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कोई भी पेमेंट्स में? कोई अच्छा, आपका इनकम लेवल्स में जो इनकम लेवल है उसमें बढ़ोतरी हुई है? नहीं, हाँ ग्रॉस हुई है। एनुअल इनकम हमारे 3 लाख रुपया सर, मंथली मेरा ग्रॉस 25,000 रुपया है। आपको समाव राय दिलवाते हैं ब्रीफ में। इसमें बलवंत साहब बता सकें इसमें क्या कुछ लेंडर्स देखेगा? इनका मतलब ये जितना अकाउंट में बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, क्या वो कुछ भी देखा जाएगा? लेंडर क्या कुछ देखता है कॉल लेते समय, क्योंकि उन्हीं का प्रेरोगेटिव है, वही डिसाइड करेंगे लिमिट बढ़नी है, कितनी बढ़नी है, नहीं बढ़नी, उन्हीं का कॉल होगा। बलवंत साहब। सौरभ जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट जैसे आपने बताया कि बढ़ाने का जो अधिकार है वो जो क्रेडिट कार्ड इश्यूइंग बैंक का है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, परंतु बैंक
आपको भी इंटरेस्ट रहता है अपना बिजनेस बढ़ाने में, तो वो भी अगर आप क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए एक तो जैसे आपका जो इनकम लेवल है, अगर इनकम लेवल आपका बढ़ गया हो, इसके अलावा जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के ड्यूज वगैरह हैं, जो अगर आपने टाइम टू टाइम पेमेंट की है, तो मेरे हिसाब से कोई कारण नहीं है कि बैंक आपको रिफ्यूज करे आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए। और अगर आपको कभी टेम्परेरी अगर जरूरत पड़े अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की, कोई कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको थोड़ी ज़्यादा लिमिट चाहिए, तो उसके लिए भी आप स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आपके जो क्रेडिट कार्ड इश्यूइंग बैंक है उनको कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जैसे बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, इनका नहीं हो पा रहा है। बाकी अगर जैसे ये बता रहे हैं बराबर रेगुलर इन्होंने पेमेंट किया है, इनकी इनकम वगैरह भी बढ़ी है, तो लॉजिकली बैंक शुड इंक्रीज एनहांस क्रेडिट लिमिट ऑन द कार्ड। जी, आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। ये एक सीनियर सिटीजन है मिस्टर शर्मा, इनकी तरफ से है। शर्मा साहब ने मेंशन किया इनका एफडी में मनी पार्क्ड है, उस एफडी की मनी के अगेंस्ट ये लोन लेने का सोच रहे हैं। इसमें आप बताएं भी एसके शर्मा साहब का, हम आई नेक्स्ट क्वेरी एक बार पहले हम इंक्लूड करते हैं, जो इसके बाद हम ये होम लोन सेंटर का अगर समय रहेगा तो इसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये अगर हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ मूव कर सकें, ये एसके शर्मा साहब की तरफ से जो है, ये इनफैक्ट राजस्थान वाली क्वेरी हम जिस तरह से इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अगर समय रहेगा। इनफैक्ट लग रहा है भी एसके शर्मा साहब से संपर्क साबित नहीं हुआ है, तो पवन शर्मा जी की हम पहले ये क्वेरी लेते हैं और ये स्क्रीन पर इनका सवाल है। इन्होंने मेंशन किया है कि इनफैक्ट एज 30 ईयर्स है। आप बताइए प्लीज, आपने मेंशन किया आप लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं, तो प्लीज बताइए क्या आप इसके सेंट्रिक पूछना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए। मैं राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ जी। तो मेरी एज अभी 30 है, 30 वर्ष है और होम लोन लेना है मेरे को। ये आप जो होम लोन का मेंशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी जो लेना चाह रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट है, कितनी कीमत है? मैंने प्रॉपर्टी ली है वो लगभग 12 लाख की है। ओके, और टाइटल वगैरह सब क्लियर है? हाँ जी, ICICI लोन के कितना दे सकते हैं मेरे को? सैलरी मेरी लगी 15,000, 14। हम देख पा रहे थे, आपकी डिटेल्स देख रहे थे, हम आपको इस पर राय दिलाने की कोशिश करते हैं। आपने अपना सिविल स्कोर चेक किया, आपका कितना है सिविल स्कोर? हाँ जी, सिविल स्कोर आपको जानकारी है आपका कितना है? इसके बारे में अच्छा, आपको बलवंत साहब से हम राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब बताएं, इनके प्रोफाइल को देखते हुए इस एज ब्रैकेट में और ये जो इन्होंने बताया प्रॉपर्टी की कॉस्ट और जितना लोन रिक्वायर्ड है, आप कैसे बताएंगे जो 40-45% तक EMI फॉर्म हो सकती हैं दूसरे खर्चों को देखते हुए, इसमें इनके कितना एलिजिबिलिटी आपको दिखती है? देखिए पवन जी, ऐसा है कि आपको जो होम लोन चाहिए तो देने के लिए जो एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए बैंक के पास 2 क्राइटेरिया रहता है। एक तो आपकी जो इनकम है, तो नॉर्मली जो आपकी सालाना इनकम है उसका 4 से 4.5 गुना तक आपको बैंक लोन दे देती है। और अगर आपका लोन 20 लाख रुपए से कम का है या 20 लाख तक का है तो जो 90% तक लोन मिल जाता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का। और अगर आपका दूसरा जो क्राइटेरिया मैं बता रहा था कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका अदरवाइज केसेज में जिसका लोन की अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा है तो 80% से ज़्यादा बैंक लेंड नहीं कर सकती। ये जैसे बता रहा है कि इनकम 15,000, 14-15,000 के आसपास है, तो भले प्रॉपर्टी की कीमत 12 लाख है परंतु इनकम के बेसिस पे उनको जो 8-8.5 लाख रुपए तक का लोन कोई भी बैंक से मिल जाएगा ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और जहां आपका सैलरी अकाउंट है वहां पर अगर आप मूव करें पहले और उसके बाद दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं। अब हम आइए आखिरी प्रश्न हम अब इंक्लूड करते हैं जिसको हम पहले बात कर रहे थे, एसके शर्मा साहब की तरफ से, सीनियर सिटीजन जो है। बलवंत साहब, इन्होंने मेंशन किया इनका एफडी है और एफडी के अगेंस्ट एफडी इन्होंने मेंशन किया पीएनबी में है और उसके अगेंस्ट लोन चेक करना चाह रहे हैं। अभी इसमें ये इसके अगेंस्ट लोन देखें तो आप उसको कैसे एनालाइज करना चाहेंगे? अब इनका एफडी है, उसको ये अगर ब्रेक भी करना चाहें बीच में, क्या वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं? इन दोनों को कैसे वे करना चाहिए और आप इसको कैसे इनके समक्ष एनालाइज करेंगे? क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा होगा नॉर्मल कैटेगरी के कंपैरिजन में। आपकी इनके लिए क्या एडवाइस होगी? सौरभ जी, ऐसा है, शर्मा जी को एफडी ब्रेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि इनको जो लोन है वो कितने अवधि के लिए चाहिए। और अगर उनको टेम्परेरी लोन चाहिए तो एफडी के सामने लोन लेना चाहिए, परंतु अगर उनको लंबे समय के लिए वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो चूंकि आप एफडी के सामने लोन लेंगे तो आपको जो एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो कम रेट पे एफडी रख के ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर इस तरह से वैसे जो एफडी है, जो लोन लेना है आपको
ये अगर एफडी के अगेंस्ट लेना चाह रहे हैं, अगर जैसे उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा, तो जो एफडी पर जो रेट रनिंग है उस पे मतलब एडिशनल 1-2% इनको देना होगा उसके, अगर लोन के लिए अगर आगे मूव करना चाहते हैं। हाँ, जो एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1-2% बैंक आपको ज्यादा चार्ज करती है, और उसमें भी आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप आउटराइट 90%, 85%, 90% का एक मुश्त लोन ले लेवे, या आप एफडी रख के उसके सामने एक ओडी अकाउंट खुलवा देवे, तो जब जितने पैसे की जरूरत हो आप उतना पैसा यूज कर लेवे। तो ये तो निर्भर करेगा कि आपको पैसे की एक मुश्त रिक्वायरमेंट है या पीरियडिकल पैसा चाहिए। अच्छा, तो बलवंत साहब, बेसिस पे आप या तो लोन लेने का डिसाइड कर सकते हैं या एफडी के सामने एफडी करवा सकते हैं। अब ये सीनियर सिटीजन है, इन्होंने एफडी अगेंस्ट पूछना चाहा, ये क्या एक और ऑप्शन जो स्पेसिफिकली सेगमेंट के लिए ही रहता है, रिवर्स मॉर्टगेज, क्या उसको भी उस पर भी विचार कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर इनको सूट करता है तो? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि रिवर्स मॉर्गेज एकदम बढ़िया स्कीम है उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनके पास उनका खुद का मकान है। उसमें क्या है कि आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और बैंक जो है 15 लाख रुपए एक मुश्त दे सकती है, और बाकी आपको 20 साल ओवर द 20 ईयर्स पीरियड पीरियडिकल पेमेंट मिलता है। और उसमें जो आप जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान खाली करने का जरूरत नहीं होता है, और आपकी डेथ के बाद में आपका जो स्पाउस है, आपके जीवन साथी है, वो भी उस मकान में रह सकते हैं। और अगर जो आपकी डेथ के बाद में अगर आपके जो उत्तराधिकारी चाहे तो वो जो बैंक का जितना आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसका भुगतान करके घर वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन है जो सफिशिएंट अमाउंट सेव नहीं कर पाए अपने रिटायरमेंट के लिए, तो ये जो रिवर्स मॉर्गेज का जो स्कीम है वो बहुत बढ़िया स्कीम है। मैं तो उसको गोल्डन वॉकिंग स्टिक कहता हूँ फॉर सीनियर सिटीजन। राइट, तो ये भी आपके समक्ष रखा गया है। तो ये आपकी क्वेरी, लेकिन एडिशनल भी अगर आप इस पर एक्सप्लोर करना चाहें तो ये भी विकल्प आपके समक्ष एक है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही समय था। हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बलवंत जैन साहब, थैंक यू। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम हाजिर होंगे तो जायजा लिया जाएगा इंश्योरेंस मार्केट का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।